Good morning, all. Welcome to Learners Academy. The next chapter in the series of your class 11th syllabus, math syllabus, is binomial theorem. Topic name is binomial theorem. चैप्टर नंबर पुरानी बुक का सीक्वेंस है एंड नई बुक में ये एक चैप्टर की चल रही है कमी, तो चैप्टर नंबर 7 होगा। ठीक है, एक चैप्टर पीछे चल रहा है वो, क्योंकि एक चैप्टर ओमिटेड है। सो चैप्टर 6 हमने खत्म किया है नई बुक के अकॉर्डिंग लास्ट कल, और आज अगला चैप्टर है। अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है स्कूल में पहले इधर उधर की चैप्टर करवा दी हूँ। बताओ, अगर किसी को कोई पहले करवाना हो चैप्टर तो वो भी पहले ही बोल देना। बोलो, स्कूल में कहाँ तक पहुंची है गाड़ी? बस शुरू के 3 ही हुए, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं वो लोग भी। ठीक है, अपने तीसरा चल रहा है, तो इतना लेट कैसे हैं वो लोग? तीसरा ही चल रहा है अभी तक। एनीवेज चलो, तो हम लोग 7 पे आ गए, तो हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर इन केस मान लो कोई स्किप करके आगे का चैप्टर करवाता है, जैसे 11 12 कई बार करवा देते हैं, तो आप आगे होके बता देंगे मुझे, तो फिर उस हिसाब से अपन प्लान कर लेंगे। नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता चलेगा, मैं सीक्वेंस में चलूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें। इजी चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, एक थ्योरम पे बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। इंट्रोडक्शन करें इसका। ठीक है, रेडी? हेडिंग डाल ली सबने, बाइनोमियल थ्योरम। ओके, सो टेल मी, सबसे पहले साक्षी, ये वर्ड पढ़ा है पहले कभी आपने? बाइनोमियल पढ़ा है? क्या मतलब होता है इसका? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। और क्वाड्रेटिक क्या होता है? डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है, बाइनोमियल होता है? फिर बाइनोमियल क्या होता है? दो कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट तो हर एक टर्म की अलग अलग एक ही होती है। एक टर्म की दो कोएफिशिएंट तो होती नहीं है। कोएफिशिएंट तो एक पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं उनकी होती है, और हर एक टर्म की एक ही कोएफिशिएंट होती है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनोमियल? जिसमें दो वेरिएबल हो। दो वेरिएबल हो, ये भी थोड़ा जचा नहीं। दो वेरिएबल होना भी कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट कंपलसरी तो नहीं है कि दो ही वेरिएबल हो। एक वेरिएबल में भी दो बाइनोमियल बन सकता है, सिंगल वेरिएबल में बाइनोमियल बन सकता है, और डबल वेरिएबल में बन सकता है। सो बाइनोमियल का मतलब, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी, बोलो, डिग्री 2 हो, फिर चाहे से वो पॉलिनोमियल हो, फिर चाहे से वो इक्वेशन हो। बाइनोमियल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों, दो टर्म्स मौजूद होने चाहिए वहां पे। अब वो दोनों टर्म्स सेम वेरिएबल से हैं, दो वेरिएबल से हैं, अलग अलग वेरिएबल से हैं, डजेंट मैटर, वो वाला फैन भी चला लो। ठीक है, क्लियर है गई यहाँ तक सारी बातें? बाइनोमियल का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ना कि डिग्री। डिग्री यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? दो। अब क्लास 9th में अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था। हमने क्या सीखा था? डिग्री के हिसाब से अलग पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन चलता है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अलग चलता है, सीखा था। तो ये तो डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। डिग्री के हिसाब से सबसे छोटा पॉलिनोमियल होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है। फिर उससे बड़ा होता है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होती है। फिर उससे बड़ा होता है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है। उससे बड़ा होता है क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सबसे छोटा पॉलिनोमियल कौन सा होता है, बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सबसे छोटा पॉलिनोमियल कौन सा होता है? मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होती है। सेकंड नंबर पे आता है ये बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म होती हैं। फिर आता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती है, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर नाम नहीं है, फिर 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स। तो मिनिमम एक टर्म का पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा, एक टर्म तो होगी कम से कम, एक भी टर्म नहीं है तो फिर पॉलिनोमियल ही कहाँ है? तो सबसे छोटे से छोटा पॉलिनोमियल कौन सा होता है? मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। अब आप इसको ऐसे रीड करो, देखो पॉलिनोमियल का मीनिंग देखो, आप पॉलिनोमियल के मीनिंग से इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल मतलब, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स। सो मैनी टर्म्स, मैनी टर्म्स का कोई एक्सप्रेशन हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें एक टर्म भी हो सकती है, एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है। ओके,
अब पॉली को जैसे रिप्लेस किया मोनो ने, किसने, पॉली को किसने रिप्लेस किया, मोनो ने। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और नोमियल का मतलब वही टर्म। तो मोनो मतलब सिंगल टर्म, यानी कि मोनोमियल में एक ही टर्म होगी। और फिर अगला पॉली को वापस रिप्लेस किया बाय ने, किसने, बाय ने। तो बाय का मतलब होता है दो, और नोमियल मतलब वही चल रहा है, सेम टू सेम टर्म्स। तो बाई नोमियल दो टर्म्स, बाई का मतलब दो, और दो का नोमियल का मतलब अभी बताया मैंने टर्म्स। तो क्या बन गया ये, टू टर्म्स। क्या बन गया ये, टू टर्म्स का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। समझ गए। तो ये मान लो मैं इसको वापस रिप्लेस कर दूं ट्राई से, तो ट्राई मतलब थ्री, और नोमियल मतलब वही टर्म्स, तो थ्री टर्म्स। वेरी इजी, क्लियर है। कुल मिला के बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दो। जैसे कि मैंने कहा x प्लस वाई दो टर्म्स है ना। अब आपने कहा दो अलग अलग वेरिएबल, लेकिन अपन सिंगल वेरिएबल में बना सकते हैं। कैसे, x प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी दो टर्म्स है। डिग्री बढ़ा दो, अरे डिग्री कुछ भी हो सकती है ना, डिग्री तो मैंने क्या कहा, कुछ भी हो सकती है, डिग्री के हिसाब से चल ही नहीं रहा। नंबर ऑफ टर्म्स दो होनी चाहिए। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स रखी हुई हो अलग अलग नेचर की, ऐसा नहीं सेम नेचर की। अगर आप ऐसे रख दो x प्लस एक्स, तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये तो जुड़ के 2x हो जाएगा, तो मोनोमियल ही है। अलग अलग नेचर की होनी चाहिए, ये अलग नेचर की, ये अलग नेचर की, ये अलग नेचर की, अलग नेचर की, जो जुड़ ना सके, जो हमेशा दो ही टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट की दिखाई दे, रिप्रेजेंटेड दिखाई दे। ठीक है, अलग अलग नेचर की दो टर्म्स का समेशन या सब्ट्रैक्शन है ना के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन रखा हुआ है या पॉलिनोमियल रखा हुआ है, उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन क्लियर है। आगे क्या लिखा हुआ है, थ्योरम। आगे क्या लिखा हुआ है, अब थ्योरम मतलब कोई भी सूत्र, कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट। तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो ऐसे पॉलिनोमियल पे अप्लाई हो जिसमें दो टर्म्स हो, जिसमें दो टर्म्स। कोई ऐसी थ्योरम जो ऐसे पॉलिनोमियल में अप्लाई हो जिसमें कितनी टर्म्स हो, दो टर्म्स हो। जैसे अभी एक्स प्लस वाई दो टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो है नहीं। और कुछ भी बहुत सारे ले लो, जैसे मैंने कहा सिंपली मैंने एक्स प्लस थ्री कह दिया, तो ये भी बाइनोमियल है। ठीक है ना, एक्स प्लस थ्री कह दिया। तो इन पे एक थ्योरम लगने वाली है, उस थ्योरम को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब सर कहाँ है वो थ्योरम, कैसे लगेगी। तो वो जो थ्योरम है ना बेटा, पहले तो सोचो कि वो थ्योरम लगेगी किस पर्पज से, और फिर बताएंगे क्या लगेगी। तो लगेगी इस पर्पज से कि कोई भी मेरे पास बाइनोमियल है, कोई भी, लेट्स से मेरे पास एक्स प्लस वाई ही बाइनोमियल है, या ए प्लस बी, शॉर्टेस्ट अपन मतलब सबसे सिंपलेस्ट जो बाइनोमियल अपने को लगेगा वो लगेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी एक बाइनोमियल है क्या, बोलो। ए प्लस बी बाइनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल, इस बाइनोमियल की पावर्स लिखते जाऊं मैं, जैसे इसकी पावर वन क्या होती है, बोलो। ए होती है। अब इसकी पावर टू बताओ, प्लस टू ए बी प्लस, आगे बोलो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। सीक्वेंस में कहें तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर एंड लास्ट में बी क्यूब। ठीक है, इतना तो आपने याद भी किया है ना। अब मुझे बताओ ए प्लस बी की पावर फोर क्या होती है। वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया। अब फोर क्या होती है, फोर तो सर हमने याद ही नहीं किया है क्या किसी ने याद। कोई बात नहीं, फिर भी आप निकाल तो सकते हो, इतने तो सक्षम हो, 11th क्लास में तो इतने तो सक्षम हो कि पावर फोर की इसका इसको एक्सपैंड करके लिख दें हम। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, बोलो। लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पढ़ो। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर करना जानते हो आप। पहले समथिंग का स्क्वायर करो, ए टू द पावर फोर, फिर समथिंग का स्क्वायर करो करो, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर समथिंग का स्क्वायर करो, बी टू द पावर फोर। इधर तो ना कहानी खत्म होगी। उसके बाद टू ए बी टू बी सी टू ए सी, ये तीन टर्म्स और निकलेंगी। तो दो गुणा दिस इंटू दिस करना, जरा कितना आएगा, फोर, फोर ए क्यूब बी। फिर दो गुणा दिस इंटू दिस करना जरा, तो फोर ए बी क्यूब, फोर ए बी क्यूब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो गुणा दिस इंटू दिस भी करना जरा, तो इट इज लाइक टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के सिक्स भी बना सकते हैं अपन नेक्स्ट स्टेप में। तो फाइनल इसका एक अच्छा सा स्ट्रक्चर में अरेंज करें तो इसका आंसर आता है ए टू द पावर फोर। देन फिर मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ फोर ए क्यूब बी
उसके बाद फिर मैं लिख लेता हूँ इन दोनों को जोड़ के, क्या आ जाएगा ये 6a² b²। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ ये वाली टर्म, क्या आएगा बोलो 4ab³ और लास्ट टर्म क्या बनेगी बताओ, b⁴। तो ये आ गया साहब a+b⁴ का एक्सपेंशन। आया आया। अब सपोज करो मैं पावर 5 का हूं, और मुसीबत, फिर मैं 6 कह दूं, फिर मैं क्या कह दूं 7, फिर मैं कह दूं 70, फिर मैं कह दूं 100, और तो और मैं तो ये भी कह दूं कि पावर तो है 150, टोटल पावर क्या है 150। उसका जो भी एक्सपेंशन बनेगा विशाल का है, उस एक्सपेंशन में 76 नंबर वाली टर्म बता। जैसे अभी इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स बनी बताओ, दो। इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स बनी, 1 2 3। इसके एक्सपेंशन में गिनना 1 2 3 4। इसके एक्सपेंशन में गिनना 1 2 3 4 5। तो कुछ हिंट मिला आपको, लॉजिक मिला क्या? एक ज्यादा, वेरी गुड। एक पावर है तो दो टर्म्स, दो पावर है तो तीन टर्म्स, तीन पावर है तो चार टर्म्स, चार पावर है तो पांच टर्म्स। तो a+b की पावर अगर 150 लगा दूं तो कितनी टर्म्स में एक्सपेंशन होगा इसका, टेल मी। 151 टर्म्स का एक्सपेंशन होगा। उस 151 टर्म्स में ऐसे 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 टर्म्स रखी हुई होंगी। मैं पूछूंगा उसमें 76 नंबर वाली टर्म बता, 76 नंबर। सो इज दिस पॉसिबल टू कैलकुलेट इट बाय हैंड, a+b इंटू a+b इंटू a+, इसे 150 बार मल्टीप्लाई करें और उसमें 76 नंबर वाली टर्म किनकी अगर आपको बतानी हो, शायद आपको मिनिमम से मिनिमम 1 साल तो लग जाए ये काम करने में, या वो भी कम बता रहा हूँ। और फिर मेरी भूख तो और बढ़ जाएगी, मैं तो कहूंगा 1500, फिर मैं कहूंगा 2000। तो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस। ये चीज क्लियर है कि ये चीज डायरेक्ट नहीं याद की जा सकती, ज्यादा है ज्यादा a+b का स्क्वायर a+b का होल क्यूब भी डायरेक्ट याद किया था हमने 9th 10th में। उसके बाद तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना सकता हूँ, एंड विद इन 1 मिनट में बना सकता हूँ। a+b की पावर 4, a+b की पावर 5, a+b की पावर 6। तो सर हमको क्यों नहीं बताया आपने बनाना? क्योंकि आपने क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखे थे, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सीखा था। अब आप सीख चुके हो ना वो, तो अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो वो एक फॉर्मूला जिसकी मदद से ये बनाया जाता है, उसी फॉर्मूला उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या कहते हैं? ये सब बाइनोमियल थ्योरम के तहत एक्सपेंड हो रहे हैं, हमको पता ही नहीं है। हमने भाई शुरू के 3 तो एज अ फॉर्मूला याद कर लिए, 9th 10th में इसको फॉर्मूला कह के पुकारते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट ए फॉर्मूला, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल को एक्सपैंड कर रहे हो, बाइनोमियल है हर जगह a+b 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 a+b। ये क्या है? बाइनोमियल का एक्सपेंशन है। एक थ्योरम को फॉलो करेगा ये, एक कॉन्सेप्ट को, एक सिस्टम ऑफ टर्म्स को फॉलो करेगा। वो सिस्टम ऑफ टर्म्स, वो थ्योरम इस पूरे चैप्टर में अपने को सीखनी है। इन शॉर्ट a+b की कोई सी भी पावर को एक्सपेंड करना और उसके एक्सपेंशन में कोई सी भी टर्म तक पहुंचना सिखाता है बाइनोमियल थ्योरम। समझ गए? बाइनोमियल थ्योरम क्या काम करता है? किसकी? एक बाइनोमियल की। बाइनोमियल का एक मतलब एग्जांपल दें तो a+b, वैसे क्या, तो a+b की कोई सी भी पावर या बाइनोमियल की भी कोई सी भी पावर को एक्सपेंड करना भी सिखाता है, और उसमें किसी भी डायरेक्टली किसी टर्म पे पहुंचना भी ये सिखाएगा। अगले 2 एक्सरसाइजेस इसमें, पहली एक्सरसाइज में तो एक्सपेंड करना सिखाएगा, दूसरी एक्सरसाइज में सीधे किसी टर्म पे पहुंचना सिखाएगा। चलो सीधे किसी टर्म पे पहुंचने को एक बार साइड में पटकते हैं, एक बार पहले एक्सपेंड करना तो सीख लें। समझ आया? समझ आया? सबको समझ आया? ओके। अब यहाँ तक जितना अपन ने सीखा, इसको पहले कुछ थोड़े से नोट्स में लिखना पड़ेगा, तो घर जाके लिख लेना, मैं रीड आउट करता हूँ। ठीक है, ताकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आज खत्म हो, कल एक्सरसाइज शुरू हो। चलिए देखिए, पढ़ते जाओ और कोई दिक्कत आए तो पूछो। और सिंपल से रिवीजन है शुरुआत में, तो जो अपन ने अभी मैंने आपको बताया। वी नो दैट द टर्म बाइनोमियल रेफर्स टू ए पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स। सब जानते हैं कि बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम एक प्रोसेस या एक मेथड है जिससे अपन एक्सपैंड करेंगे, खोलेंगे। क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, मतलब खोलेंगे उस बाइनोमियल को खोलेंगे। ए पॉलिनोमियल
या फिर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी खोल सकते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स है उसकी पावर होल नंबर होती है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, होल नंबर भी हो सकती है या नेगेटिव नंबर भी हो सकती है या डेसिमल नंबर भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा x+y की पावर 3, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि 3 होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे होल नंबर की जगह बाकी नंबर्स भी अलाउ कर दें तो फिर वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है वो? अलजेब्रिक। तो ये दोनों को देगा आपको, पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करने का भी तरीका देगा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ज्यादा फोकस पॉलिनोमियल पे ही रहेगा, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? पॉलिनोमियल पे। विथ टू टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे से पॉलिनोमियल हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, लेकिन टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। मीन्स अ बाइनोमियल ऑफ इंडेक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है? एक बाइनोमियल देगा आपको समथिंग प्लस समथिंग, ये समथिंग माइनस समथिंग ले लो ज्यादा ज्यादा, है ना, और उसका इंडेक्स, इंडेक्स मतलब होता है पावर, इंडेक्स क्या देगा? एक पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यानी ए प्लस बी की कोई भी नेचुरल नंबर की पावर को एक्सपेंड करने का जो थ्योरम है उसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ए प्लस बी की 9th में सीखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 10th में सीखा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो सोचा था कि 11th में सीखेंगे ए प्लस बी की पावर 4, सोचा था। तो अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया ए प्लस बी की पावर 4, याद हुआ किसी को? बोलो क्या हुआ? नहीं। हाँ, 6a² b² देन 4ab³ एंड लास्ट में b की पावर 4। चलो ए प्लस बी की पावर 4 भी याद होगी। इस तरह से तो आप 12th में कह दोगे ए प्लस बी की पावर 5 याद करो। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कहानी शुरू हुई थी। तो आप चिंता क्यों करते हो? मैं 11th क्लास में आते आते आपको ए प्लस बी की पावर 4 तो याद करवाने के लिए कह ही रहा हूँ, फिर 4 तक तो याद होनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आप तो कोई से भी एक्सपेंड कर सकते हो, मैं तो तरीका बता रहा हूँ। अब मैं रटवा नहीं रहा हूँ भाई, ये होती है ना। अब मैं तरीका बता रहा हूँ एक्सपेंड कैसे करते हैं, एंड उस वो तरीके के लिए एक पूरा चैप्टर बनाया गया है जिसको अपन कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ओके। अब आपको सोच रहा होगा कि सर अगर ऐसी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मौजूद है, जिसमें ए प्लस बी की पावर कोई सी भी इंडेक्स लगी हुई हो तो उसको सॉल्व करके एक्सपेंड करके ऐसा तरीका है, तो आप आज तक क्यों नहीं बताया गया? ऐसा सोच रहे होंगे। तो इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं जानते थे। पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ही ये बनेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन 10 सीखा है अपन ने लास्ट चैप्टर में, अब आप इस थ्योरम को सीख सकते हो। कभी भी आप 8 चैप्टर 7 चैप्टर के बिना नहीं सीख सकते। मतलब ये जो तो 2 चैप्टर्स अपने 6 चैप्टर और 7 चैप्टर जो आपके हैं, ये चैप्टर आप विदाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सीख सकते अच्छे से। तो बाकी शॉर्टकट में कोई बता दे तो कह नहीं सकते। ओके, चलो आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी की कुछ एक पावर्स को एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे? एनालाइज। अभी मैं थ्योरम दे सकता हूँ बेटा ये थ्योरम है, लेकिन कुछ एनालिसिस करो तो मजा आएगा। थ्योरम डिराइव करो, मतलब क्या करो? थ्योरम डिराइव करो। सो ए प्लस बी की पावर 1 लिखी हुई है, मैंने लिखी हुई है। टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, टू आइडेंटिफाई द पैटर्न यूज्ड इन द बाइनोमियल थ्योरम। अब अपन क्या करेंगे? किसी भी बाइनोमियल ए प्लस बी की कोई भी मतलब कुछ इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? इंडिस। जैसे 1, 2, 3, ये कुछ इंडिसेस ले लिए, इनके पैटर्न को, इनके एक्सपेंशन के पैटर्न को एनालाइज करो और एक थ्योरम पे आओ। तो ए प्लस बी की पावर 1 ये होता है, ए प्लस बी होता है तो इसका कोएफिशिएंट क्या लगा सकता हूँ? 1 इंटू ए, 1 इंटू बी। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट 1, इस टर्म का कोएफिशिएंट 2, इस टर्म का कोएफिशिएंट 1। एक तो होती है बेटा पावर, एक होता है कोएफिशिएंट। पावर मतलब जो ऊपर बैठा है, कोएफिशिएंट मतलब जो बगल में नंबर बैठा है। तो दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा, पावर को भी एनालाइज करना पड़ेगा और कोएफिशिएंट को भी एनालाइज करना पड़ेगा। समझे? समझ आया? ओके। ए प्लस बी के होल क्यूब में ये एक्सपेंशन होता है इसका, बोलो। तो ए क्यूब की कोएफिशिएंट 1, ए स्क्वायर बी का कोएफिशिएंट 3, ए बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 3 और बी क्यूब का कोएफिशिएंट 1। और अभी अभी हमने ए प्लस बी की पावर 4 को भी एक्सपेंड कर ही दिया। तो ए प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन यही हुआ था, अभी चेक करो। तो जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा उसको कुल मिला के मैंने 1 लगा दिया है, और बाकी तो है जो है। ठीक है, तो ये 4 एक्सपेंशन आपके सामने हैं। पहला मौका आपको देंगे, क्या आपने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया जिससे कल को मैं आपसे ए प्लस बी की पावर 5 पूछूं तो आप बता सकते? ध्यान से देखो, क्या कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ? फिर मैं तो बताऊंगा ही, बाकी अगर आप ही आइडेंटिफाई, अच्छा कुछ भी पैटर्न बता दो। पावर का पैटर्न समझ में आता हो तो पावर का बता दो कि सर मुझे पावर का पैटर्न तो क्लिक कर गया, पावर कैसे चल रही है। किसी को कोएफिशिएंट का पैटर्न क्लिक कर गया, क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो पावर
या कोएफिशिएंट। नंबर ऑफ टर्म्स तो मैंने बताई दी ना, जितना एक्सपेंशन है जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा। इंडेक्स 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, इंडेक्स 2 था तो 3, इंडेक्स 3 था तो 4, इंडेक्स 4 था तो 5। तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब बस आप टर्म्स कितनी होंगी वो तो पता है एक्सपेंशन में, पर अब आप उन टर्म्स के कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे, जो ब्लू कलर में मार्क्ड है, दोज आर कोएफिशिएंट्स, दीज आर कोएफिशिएंट्स। जो बगल में बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोई कोएफिशिएंट्स अगर किसी को क्लिक किया हो तरीका, और चलो किसी को कोएफिशिएंट क्लिक नहीं किया हो, तो हो सकता है कि सर मुझे पावर क्लिक कर गई, ये पावर कैसे चल रही है, ये 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, 3 कैसे, ये पावर अगर किसी को क्लिक करी हो तो वो बता दो। या कुछ भी क्लिक किया हो, एनीथिंग, सर मुझे एक चीज ये क्लिक करी है तो मुझे बताओ। हम्म। कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा किसी को भी, बोलो, किसी को कुछ क्लिक नहीं कर रहा। चलो, तो कोएफिशिएंट का पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है, पावर का पैटर्न फिर भी आसान है। देखना पावर का पैटर्न, पावर का पैटर्न बताऊं पहले मैं। देखो इधर देखो, फिर आप ध्यान से फोकस करो। कितनी टर्म्स हैं, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, कितनी टर्म्स हैं, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, 1 है इसकी पावर, 0 है इसकी पावर, ये कांस्टेंट है 2 है भी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 कितनी पावर हो गई, कितनी पावर है, 2। इधर इंडेक्स क्या है, पावर कितनी है, इसकी पावर गिनो, 2 इसके पास है, एक इसके पास है, 2 + 1 3, एक इसके पास है, 2 इसके पास है, 1 + 2 3 और 3। फिर इंडेक्स क्या है, पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। अब पावर का कुछ पैटर्न समझ में आया, कि जो इंडेक्स है हर एक टर्म की टोटल पावर उतनी ही होगी। जो भी इंडेक्स है हर एक टर्म की टोटल पावर उतनी ही होगी। जैसे इंडेक्स 3 है तो जैसे ये टर्म उठा लो, जैसे ये टर्म उठा लो, जैसे ये टर्म उठा लो, चाहे टोटल पावर 3 आएगी हर जगह। 3 आ रही है, 2 + 1 3 आ रही है, 1 + 2 3 आ रही है, और टोटल 3 आ रही है नहीं आ रही। एक पैटर्न ये एनालाइज हुआ सभी को। अब सर वो तो ठीक है, टोटल तो पता चला, लेकिन टोटल में इसको 2 और इसको 1 मिला, फिर इसको 1 और इसको 2 मिला, ये पैटर्न क्या चल रहा है। देखो सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो पहला वाला जो बाइनोमियल में टर्म है वो रखेगा सारी पावर, और फिर एक एक उसको देता जाएगा अगले को, एक एक उसको देता जाएगा। जैसे कि इसमें टोटल पावर 1 है, किसने रखी, ए ने, और फिर अगले केस में बी को दे दी। इधर बी नहीं दिख रहा, इधर ए नहीं दिख रहा। अब सुनो, टोटल पावर कितनी है, 2, किसने रखी स्टार्टिंग में, ए ने रखी, किसने रखी, ए ने रखी। अब एक तो ए के पास रह गई, एक बी के पास, यानी एक अपन ए के पास 2 पावर थी, उसने एक पावर बी को दे दी, और एक पावर उसके पास रह गई। और फिर एक और दे देगा अगली टर्म में, तो अगली टर्म में एक और दे देगा, तो एक अंगाल हो गया, सारी की सारी पावर बी के पास चली गई। समझ गया है क्या, समझ गए क्या। अब इधर आओ, सारी की सारी पावर पहले किसके पास है, ए के पास, किसके पास है, एक बी को दे देगा वो अगले वाले को, तो 2 तो इसके पास रह गई, एक इसके पास रह गई। एक और दे देगा तो एक इसके पास रह गई, 2 इसके पास रह गई। सारी दे देगा तो एक अंगाल, सारी बी के, यानी स्टार्टिंग होगी सारी पावर ए के साथ, खत्म होगा सारी पावर बी के साथ। एक 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 हर एक टर्म में एक एक डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। पावर 4 देखो, सारी ए के पास, फिर एक बी को दे दी तो 3 + 1, एक और दे दी तो 2 + 2 बराबर पे आ गई बात, एक और दे दी तो ए के पास कम हो गई, बी के पास 3 रह गई, और सारी बी के कोई को मिल गई, एक अंगाल हो चुका है। स्टार्टिंग में बी कंगाल था, खत्म होने पे एक अंगाल है। डन। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गए होंगे। तो अगर कल को मैं आपको बोल दूं कि a + b की पावर 5 बता दो जरा, होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन बता दो, तो आपको ये तो पता है कि 6 टर्म्स को होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, इंडेक्स 5 है तो 6 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, ये तो पता है।
ठीक है, प्लस प्लस भी लगा दोगे आप। बस सर मुझे कोएफिशिएंट नहीं पता चला, लेकिन आप कोएफिशिएंट के अलावा वाली चीज लिख सकते हो, जैसे सारी की सारी पावर 5 ए को दे दो, अब एक बी को तो वो रहा, और बी की पावर 1 यानी बी की पावर 1 यानी बी, एक और दे दो ए क्यूब बी स्क्वायर, एक और दे दो, उसको कंगाल करते जाओ, उसको मालामाल करते जाओ, एक और बढ़ाओ, और लास्ट में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या सबको? बस अब सर मुझे ये बता दो कि इसके बगल वाला नंबर क्या होगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट पैटर्न एनालाइज कर लें तो एक्सपेंशन आ चुका है, इन शॉर्ट हमको आ चुका है। बोलो, अब चलें कोएफिशिएंट पैटर्न पे, देखते हैं कोएफिशिएंट पैटर्न क्या है। सो इस समय तक जो मुझे कोएफिशिएंट पैटर्न नजर आया है वो कुछ ऐसा कहता है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट तो हमेशा 1 रहता है। चेक करो, ये आप भी एनालाइज कर सकते थे। ये चीज किसी को ही क्लिक नहीं करी, बताओ। कर गई थी तो बोलते, मैंने तो कहा ना, जो भी क्लिक कर रहा है बताओ। पहली टर्म और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अब इसमें एक टर्म बीच में पैदा हो गई तो उसका कोएफिशिएंट चाहिए, आपको चाहिए, तो आप क्या करो देखना ध्यान से, 1 + 1 बोलो 2। अब इसमें क्या हुआ साहब, एक टर्म और पैदा हो गई, तो 1 + 2, 1 + 2 एंड 2 + 1। चेक हो रहा है कुछ? इधर आओ जरा, 1 + 3, 3 + 3, 3 + 1, और आखिरी की कुछ क्लिक करा? तो अगली वाली बता सकते हो क्या? मतलब पावर 5 की आपने टर्म्स तो बता दी थी ना, 1 से, और 1 से खत्म होगा ये तो पता है। अगला बोलो 1 + 4, 4 + 6, 6 + 4, और 4 + 1। 6 टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये लो साहब, पिछले वाले स्क्रीन पे मैंने आपको क्या बताई थी, टर्म्स। पिछले वाली स्क्रीन पे मैंने आपको क्या बताई थी, टर्म्स। अभी मैंने बता दी है पावर। क्या क्या टर्म्स थी याद करो, ए की पावर 4 थी, फिर ए क्यूब बी था, अच्छा 5 वाला चल रहा है, सॉरी, ए की पावर 5 थी, फिर a⁴b, फिर ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर बोलो ए बी की पावर 4, और लास्ट में बी की पावर 5। ये आप कर चुके हो बेटा, a + b⁵ का होल एक्सपेंशन, a + b⁵ का। समझ आया? सो दो ही तो चीजें, पावर और कोएफिशिएंट। पावर और कोएफिशिएंट, पावर का सिंपल सा लॉजिक है, स्टार्ट करो पहले वाले से, खत्म करो दूसरे वाले पे, बीच में दिए जाओ एक 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 एक, एक, एक हर एक स्टेप पे। और कोएफिशिएंट का पैटर्न ऊपर वाले सीक्वेंस से मिलेगा, जस्ट ऊपर वाले से मिलेगा, उनको जोड़ के मिल रहा है, उनको जोड़ के मिल रहा है, उनको जोड़ के मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो नोट्स क्या कहते हैं, नोट्स क्या कहते हैं हमको वो सुन लो। ये सारे नोट्स आपको कॉपी करना है, ठीक है ना? तो जो चीज हमने एनालाइज करी, कुछ बातें हमने एनालाइज करी, ठीक है? क्या बातें एनालाइज करी? आफ्टर एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ द टर्म्स ऑफ अबव एक्सपेंशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड। पहला ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज ऑलवेज 1 मोर देन द इंडेक्स। ये तो आते पहले बताया मैंने, इंडेक्स अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, इंडेक्स अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है सबको? बाइनोमियल थ्योरम बना रहे हैं हम, है ना, डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्लियर है? सेकंड ऑब्जर्वेशन, the sum of the powers of a and b in each term is equal to the index। a और b की जितनी भी पावर्स हैं उनको जोड़ें तो इंडेक्स से मैच करेंगी। जैसे a + b का होल क्यूब है तो सब दोनों की पावर जोड़ते हैं तो 3 से मैच करेंगी हर एक टर्म में, 3 से मैच करेंगे। a + b की पावर 4 है तो 4 से मैच करेंगी। a और b की टोटल पावर्स को ऐड कर दें हर एक टर्म में तो वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के इक्वल आएगा। आएगा इंडेक्स मतलब जो a + b की जो भी पावर हमने रख रखी है। डन, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अबाउट, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज अबाउट कि ए की पावर और बी की पावर एक्चुअल क्या है। टोटल तो पता है, ए की पावर और बी की पावर का टोटल तो पता है, इंडेक्स है, लेकिन अब उस टोटल में ए की पावर कितनी है और बी की पावर कितनी है ये कैसे पता करें? तो ए की पावर स्टार्ट होगी इंडेक्स से,
और एक एक से डिक्रीज होती जाएगी सक्सेसिव टर्म में, अगली टर्म में। और सिमिलरली बी की पावर 1 से इंक्रीज होती जाएगी हर एक सक्सेसिव टर्म में। और एंड होगा, जो एक्सपेंशन है पूरा एक्सपेंशन एंड होगा जिसमें बी की पावर सारी हो जाएगी, यानी बी की पावर वही हो जाएगी जो इंडेक्स है ना। एंड एंड्स विथ द इंडेक्स एज इट्स पावर इन द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ये थर्ड नंबर ऑब्जर्वेशन समझ में आया? मैंने देसी भाषा में बताया था, अभी ये थोड़ा मैथमेटिकल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। द पावर ऑफ ए स्टार्ट्स विद द इंडेक्स, इंडेक्स से स्टार्ट होगा, goes on decreasing by 1 in each successive term. Similarly, power of b goes on increasing. ए का पतन शुरू होता है, बी का एक तरीके से उन्नति शुरू होती है, बी को एक एक पावर मिलती जाती है, राइट? ठीक है ना, बाय 1 इन ईच सक्सेसिव टर्म। और फिर बी की पावर एंड किससे होती है? इंडेक्स से, एज इट्स पावर इन द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, डन। और ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्लियर है ये। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 4 है कोएफिशिएंट का पैटर्न। कोएफिशिएंट का पैटर्न देखो, the pattern of the coefficients in each term follows the sum of the coefficients of the two successive terms used in the immediate above expansion। जस्ट ऊपर वाले एक्सपेंशन में दो टर्म्स का सम हमको अगले टर्म का कोएफिशिएंट देता है, दो टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम हमको अगले टर्म का कोएफिशिएंट देता है। द पैटर्न ऑफ द कोएफिशिएंट इन ईच टर्म, हर एक टर्म में जो पैटर्न ऑफ कोएफिशिएंट है वो क्या फॉलो करता है? सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स of two successive terms used in the immediate above। immediate above पे जाना पड़ेगा, immediate above पे जाना पड़ेगा, समझ आया? and this arrangement of coefficient, और जब अपन इस तरीके से coefficients को अरेंज करते हैं तो उसको वो एक ट्राइंगल का फॉर्म लेता है। किस कैसा फॉर्म लेता है अभी बना के बताओ, अभी हमने बनाया भी था थोड़ा बहुत करके, तो ट्राइंगुलर फॉर्म बन रहा था। उस ट्राइंगल को हम कहते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। क्या कहते हैं? क्योंकि ब्लेस पास्कल नामक मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन ने इस ट्राइंगल की खोज करी। ब्लेस पास्कल का नाम आपने बड़ी बात सुना होगा, काफी फेमस नाम है ब्लेस पास्कल। उन्होंने इस ट्राइंगल की खोज करी, मतलब ये कोएफिशिएंट को अरेंज करने का तरीका उन्होंने बताया। भाई मान लो एक चीज बना रहे हैं, आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, आपने कुछ कंट्रीब्यूशन, साक्षी ने सपोज करो पावर समझाई, इसने समझाई कि सबका पावर 2 है, और लकी ने समझाया कि इस तरीके से सर कोएफिशिएंट अरेंज हो रहे हैं। तो जिसने जो काम कंट्रीब्यूशन दिया उसके नाम से वो बन गया। ठीक है, अब पास्कल्स ट्राइंगल को थोड़ा सा देखो, कोएफिशिएंट वाला पैटर्न एक बार फिर से देखो। देखो इधर देखो, जब इंडेक्स 0 थी तो कोएफिशिएंट क्या था? 1। जब इंडेक्स 1 थी तो कोएफिशिएंट 1 और 1। अच्छा, इंडेक्स 0 वाला एक्चुअली हमारे प्रैक्टिकली कोर्स में आता ही नहीं है, क्योंकि a प्लस बी की पावर 0 से तो स्टार्ट होगा ही नहीं कुछ भी। और a प्लस बी की पावर 0 क्या होगा? किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो आंसर ही 1 है तो कोएफिशिएंट भी 1 है। तो आप चाहो तो पहले को इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब इंडेक्स 0 है तो एक ही टर्म बनेगी और उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। जब इंडेक्स 1 है तो दो टर्म्स बनेगी, इसका कोएफिशिएंट 1 और 1 होगा। जब इंडेक्स 2 होगा तो तीन टर्म्स बनेगी, इनका कोएफिशिएंट चेक करो, 1 2 1 होगा। फिर इंडेक्स 3 होगी तो कोएफिशिएंट 4 टर्म्स बनेगी और कोएफिशिएंट 1 3 3 1 होगा। अभी मैंने केवल कोएफिशिएंट्स लिखे हैं यहाँ पे, क्या लिखे हैं? कोएफिशिएंट्स। ठीक है ना, पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम केवल कोएफिशिएंट्स को एनालाइज कर रहे हैं ना। और आ जाओ फिर आगे, इंडेक्स 4 पे क्या हुआ और इंडेक्स 5 पे क्या हुआ? इंडेक्स 4 पे 5 टर्म्स बनी और कोएफिशिएंट्स क्या बने? 1 4 6 4 1। और इंडेक्स 5 पे 1 5 10 10 5 1। सो ये जो चीज बन रही है, नहीं ऐसे नहीं, कैसे? ऐसे। ठीक है, दिस इज नॉन एज पास्कल्स ट्राइंगल। ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? पास्कल्स ट्राइंगल। आपकी बुक में भी ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 1 + 5 6 अगला आ जाएगा, 5 + 10 15 आ जाएगा, 10 प्लस। एक और चीज अगर किसी ने एनालाइज करी हो, देखो पहली और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट सेम, दूसरी और सेकंड लास्ट का भी सेम, पहली और आखिरी का सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सेम। समझ आया? तो काफी सारी चीजें हैं एनालाइज करने के लिए। पहली टर्म का कोएफिशिएंट और आखिरी टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, 1 और 1 है, वो तो फिक्स है। फिर जो दूसरी टर्म का कोएफिशिएंट है वही इधर से पीछे से दूसरी टर्म का होगा। फिर जो इधर से तीसरी टर्म का कोएफिशिएंट है वो पीछे से तीसरी टर्म का होगा। फिर इधर से चौथी टर्म का कोएफिशिएंट पीछे से चौथी टर्म का होगा। अभी मैं चाहता तो अब तक मैं एक्सरसाइज शुरू करवा देता, एक ही थ्योरम है बस, अभी बता चुका होता। बट ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें जो मजा आ रहा है, इससे जो अंडरस्टैंडिंग होगी बायनोमियल थ्योरम की, वो इससे बेटर नहीं हो सकता। आप फॉर्मूला बना रहे हो, आप फील करोगे आप बना रहे हो बायनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये सारी चीजें एनालाइज करी। अब बात करते हैं एक और चीज की। सर पावर वावर में रख दूंगा, वो तो सरल सा काम था।
और कोएफिशिएंट आपने ट्रायंगल दे दिया मुझे, पास्कल ट्रायंगल दे दिया। पर पास्कल ट्रायंगल की एक कमी है, पास्कल ट्रायंगल की एक कमी है, बताओ अगर किसी को फील हुई है वो कमी। अगर मुझे a प्लस बी की पावर 10 को अरेंज करना है, इसके कोएफिशिएंट्स को अरेंज करना है, 11 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को, तो क्या कमी है? आपको a प्लस बी की पावर 9 के कोएफिशिएंट्स चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएट अबव एक्सपेंशन से बनाता है। तो इमीडिएट अबव एक्सपेंशन है ही नहीं मेरे पास, तो आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे? यानी कि अगर आपको a प्लस बी की पावर 10 चाहिए तो आपको शुरू के 9 भी बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको a प्लस बी की पावर 90 चाहिए तो आपको शुरू के 89 टर्म्स के भी बनानी पड़ेगी। तो ये तो बहुत बड़ी कमी है, ये तो बहुत बड़ा फीडबैक है कि आप डायरेक्ट तो किसी की बना ही नहीं सकते, अब तो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, और जब सीक्वेंस ही फॉलो करना है तो फिर वैसे ही कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर इसका फायदा क्या हुआ? इतनी मेहनत करेंगे तो इतनी मेहनत वहीं कर देंगे मल्टीप्लाई करने में। सो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज है। तो हमने क्या करा, हमने इन कोएफिशिएंट्स को कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो स्क्रीन पे, 1 क्या होता है? 0 से 0 होता है। 0 से 0 को आप फैक्टोरियल में एक्सपेंड करो, 1 ही आएगा। अब कॉम्बिनेशन परमुटेशन करके आए हो आप, है ना? इधर आओ, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 से 0 भी लिख सकता हूँ, 1 से 1 भी लिख सकता हूँ, दूसरे 1 को। 1 को मैं 2 से 0, 2 को मैं 2 से 1, और 1 को मैं 2 से 2 लिख सकता हूँ। तो अब आप इनको देखो और कुछ पैटर्न बता दो मुझे। और अब जो पैटर्न आइडेंटिफाई होगा वो फुल एंड फाइनल है। इससे आपको इमीडिएट अबव सीक्वेंस के कोएफिशिएंट को देखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे किसी, मैंने कहा ना a प्लस बी की पावर 90, तो आप 90 की बनाना शुरू करोगे, आपको 89, 88, 87 की जरूरत नहीं है। समझ आया? करो आइडेंटिफाई पैटर्न। सी के ऊपर तो हर टर्म में इंडेक्स है, ये नीचे वाले दिखेंगे ना तो फिर उस पर दिमाग नहीं लगेगा, अब लगेगा दिमाग। जो 0 है इधर भी 0 है, जो 1 है इधर भी 1, इधर भी 1, जो 2 है तो 2 2 2, यानी एनसीआर में एन तो हमेशा इंडेक्स रहेगा, और आर 0 से स्टार्ट होके इंडेक्स पे खत्म होगा। जैसे 4 है ना, तो इंडेक्स तो एन तो 4 रहेगा हर केस में, और जो आर है नीचे का वो 0 से स्टार्ट होगा हर केस में, और फिर बढ़ता जाएगा 0 1 2 3, और खत्म हमेशा उस पे होगा जो टोटल इंडेक्स है। समझ आया? 5 है तो 5 5 5 5 5 5 एंड देन 0 1 2 3 4। तो कल को अगर मैं आपको कह दूं कि a प्लस बी की पावर 10 है, तो अब इसके कोएफिशिएंट्स आप खुद अरेंज कर सकते हो। 10 C 0, 10 C 1, 10 C 2, 10 C 3, अप टू 10 C 10। तो आपको पिछले a प्लस बी की पावर 9 की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। सीख गया मैनोमल थ्योरम यही। ठीक है, तो सारी चीजों को वाइंड अप करें तो a प्लस बी की पावर, अब a प्लस बी की पावर सर कौन सी सिखाओगे? 3 सिखाओगे, 4 सिखाओगे, 5 सिखाओगे? मैं तो सिखाऊंगा एनी नेचुरल नंबर। मैं क्या कहूंगा? थ्योरम जो बनेगी किसके हिसाब से बनेगी? एनी नेचुरल नंबर। आगे की कहानी सुनो उसकी। ये पास्कल ट्रायंगल है, मतलब ये जो, ये 2 C 0 1 C 0 हटा दो तो ये पास्कल ट्रायंगल है, तो ये पास्कल ट्रायंगल है। और जब मैं ये 3 C 0 4 C 0 ये लगा देता हूं तो अब मेरे को पास्कल ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं है, इमीडिएट अबव सक्सेशन की, इमीडिएट अबव एक्सपेंशन की मुझे जरूरत नहीं है। एनालाइजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशन, देखो ये बायनोमियल थ्योरम है आपके सामने रखी हुई। Analyzing all the observations, we finally come to binomial theorem as stated below। शुरू हो जाओ याद करना। a प्लस बी की कोई सी भी नेचुरल नंबर की पावर है तो आपका कोएफिशिएंट्स तो है ये ब्लू मार्क। कोएफिशिएंट्स क्या है? ब्लू मार्क। कोएफिशिएंट देखो अरेंज कैसे हो रहे हैं, n से स्टार्ट होगा और r 0 से स्टार्ट होगा। भाई इंडेक्स जो है वो हर बार n बनेगा बनेगा, और जो r है वो 0 से स्टार्ट होकर n पे खत्म होगा। ओके, सो क्या बनी? पहली टर्म की कोएफिशिएंट NC 0, देन NC 1, देन NC 2, देन NC 3, और बीच में डैश 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 है, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना n क्या है, n 10 है 20 है, तो उतने ही टर्म्स हो जाएंगे बीच में। और आखिरी टर्म पता है, लेकिन मुझे क्या पता है? आखिरी टर्म क्या हो जाएगी? NCN। जैसे पावर 5 में आखिरी टर्म 5C5, जैसे पावर 4 में, इंडेक्स 4 में आखिरी टर्म 4C4। ठीक है ना? इंडेक्स 3 में आखिरी टर्म 3C3। समझ गए? सो इंडेक्स n में आखिरी टर्म क्या हो जाएगी, उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, मतलब NCN। और बाकी टर्म्स बनाना तो आपको आती है। सबसे पहले a को मिलेगी सारी टर्म्स, फिर ये एक उसको दे देगा, एक दे देगा, तो इसमें से तो एक कम हो गई, एक इसको मिल गई, फिर एक और कम हो गई, फिर एक इसको मिल गई, इसके बाद 2 हो गई, फिर इसके बाद 3 हो गई। ऐसा करते 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 आखिरी में सारी n तक पहुंच जाएगी और एक अंगाल हो चुका होगा।
यहाँ पे स्टार्टिंग में सारी ए के पास थी और खत्म होते होते सारी बी के पास है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? एंड वन मोर थिंग, ये तो एक तरीका हो गया अरेंज करने का, पर अगर आपने और इस थ्योरम के अंदर ही एनालिसिस किया हो तो आप ध्यान से देखें, ए की जो पावर है, केवल एक ही पावर पे फोकस करो, ओनली एंड ओनली एक ही पावर पे फोकस। ए है ही नहीं है ना, तो ए है ही नहीं तो ए की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। एक ही पावर पे फोकस करो, कुछ समझ आया? केवल एक ही पावर पे। एन और आर का डिफरेंस, एनसीआर में एन और आर का डिफरेंस है या नहीं है? n-0, n-1, n-2, n-3 है या नहीं है? और n-n 0 है, तो खत्म हो गया। अब बी की पावर पे फोकस करो, इधर बी नहीं है तो उसकी पावर 0 रख देता हूं, तो 0 पे फोकस करो, 1 2 3, बी की पावर फोकस करो, कहां से मिल रही है बी की पावर? आर से। ये आर है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, ये आर है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है। समझ आया? यानी हर एक टर्म में कोई भी टर्म उठा लू मैं, कोई भी, जैसे सपोज कर मैंने ये उठा ली, तो ए की पावर तो होगा इसका डिफरेंस, एन और 3 का डिफरेंस, ऑब्वियसली एन बड़ा होगा तो n-3, और बी की पावर होगी जो नीचे रखा हुआ है। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा बोलो। तो कल को अगर मैं आपसे अब कोई भी टर्म उठा के पूछ लूं, मैं आपको कहूं ए प्लस बी की पावर की इंडेक्स 10 है अगर, तो उसमें 11 टर्म्स होंगी, तो उसमें कोई एक टर्म होगी बीच में कहीं रखी हुई, उसका कोएफिशिएंट मान लो 10c4 है, क्योंकि 10c0 से कहानी शुरू होगी, 10c0 10c1 10c2 10c3 ऐसे करते करते 10c10 तक जाएगी, तो इसमें बीच में कोई टर्म रखी हुई है जिसकी कोएफिशिएंट क्या है, ये कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्या है ये? 10c4। तो इसमें ए और बी की पावर क्या क्या होगी इस टर्म में जिसका कोएफिशिएंट 10c4? ए की हो जाएगी 10 और 4 का डिफरेंस 6, और बी की एग्जैक्टली जो यहाँ लिखा हुआ है 4। समझ आया? ठीक है, समझ आया? अब मुझे बताओ लकी आप, अगर ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की पावर मान लो 14 है, तो 14c ऐसे करके कोएफिशिएंट्स मिलेंगे अपने को, 14c0 14c1 14c2 ऐसे मिलेंगे अपने को। तो 14c मान लो 10 पे, 14c 10 पे ए और बी की पावर्स क्या क्या होंगी? ए की पावर 10 और बी की, ए की पावर तो इसका डिफरेंस 4, और बी की पावर जो नीचे रखा हुआ है पूरी 10, और देखो 10 + 4 14 होता है, टोटल से मैच होना चाहिए इंडेक्स हर एक टर्म। 6 + 4 यहाँ पे भी 10 होता है, टोटल से मैच होना चाहिए। समझ गए क्या अभी? क्लियर है? तो आपने बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ किसी भी टर्म पे जंप करना भी सीख लिया, जो कि एक्चुअली एक्सरसाइज 2 का पार्ट था, बट फिर भी इसमें सीख लिया। अब इस पूरी थ्योरम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इसने, क्या कर दिया? मतलब ये सर इतना बड़ा लिखूं क्या मैं? तो इसको हम जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते थे समेशन नोटेशन लगा के, देखो हर एक टर्म जुड़ रही है ना, जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, तो समेशन नोटेशन लगा दिया। अब क्या चीज सेम है? एन तो सब में सेम है, एन तो सब में सेम है, तो इसने नहीं, यहाँ पे एन तो सब में सेम है ना, एन एन एन, तो यहाँ पे तो लगा दिया एन। बदल क्या रहा है नीचे वाला? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते लास्ट में एन, तो जो बदल रहा है उसको के लगा दिया, और यहाँ लिख दिया भैया के की वैल्यू 0 से एन तक ले जाना। देखो के की वैल्यू 0 से एन तक है क्या? 0 1 2 3 4 अप टू एन है क्या बोलो? समेशन नोटेशन ऐसे ही लिखते हैं, समेशन लगा दिया हमने, जो बदल रहा है उसको नीचे लिखते हैं, और कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेकर एन तक बदल रहा है। तो एक एक बार आप, एक बार के की वैल्यू 0 लगाओगे, फिर 1 लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, फिर ऐसे करते करते एन तक जाओगे। और आगे की टर्म्स अभी अभी मैंने बताया, ए की पावर क्या होती है इन दोनों का डिफरेंस, अभी भी बताया, और बी की पावर क्या होती है नीचे वाली रखी हुई पूरी। तो ये पूरी बाइनोमियल थ्योरम शॉर्ट में ऐसे बोली जा सकती है, कैसे? समेशन एनसी के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, वेयर द वैल्यू ऑफ के विल वेरी फ्रॉम 0 टू एन। बोलो बाइनोमियल थ्योरम इन शॉर्ट बता सकते हो बोल के? बोलो क्या बोलेंगे? समेशन एनसी के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, एंड वेयर के की वैल्यू बता दो बस, क्योंकि एन तो फिक्स है, 0 टू जो भी एन है, यहाँ पे 10 है तो 10 तक पहुंचे लेके जाना, अगर 20 है तो 20 तक लेके जाना, 30 है तो
30 तक लेके जाना है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? समझ आया? ठीक है, बोलो समझ में आया? एनसी के। अच्छा, अब इसका मतलब है कि के की वैल्यू बदलो, बस बाकी सब सेम रखो। जैसे के की वैल्यू 0 रख दी, रख दी, रख दी, रख दी, 3 जगह रख दी। अब के की वैल्यू अगले केस में 1 रख दो, यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1, फिर 2 रख दो, 2 रख दो, 2 रख दो। और ऐसे जब आप रख रहे हो तो अलग 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 टर्म्स बन रही है। इन सबको आखिरी में समेशन कर लो। क्या कर लो? इन सबको आखिरी में समेशन। आप रखो, देखो 0 रखो जरा, 0 0 0, चेक करो ये जो टर्म बनी वो यही है क्या? एन सी 0, चेक करो, एन सी 0, एन माइनस 0 यानी एन, और बी की पावर 0 तो 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं। अब 1 रखो जरा, 1 1 1। आप चेक करो ये वाली दूसरी टर्म बनी होगी, बनी क्या? एन सी 1, ए की पावर एन माइनस 1, बी की पावर 1। अब 2 रखो, 3 जगह रखना है के की जगह, 2 2 2, ये तीसरी टर्म बनी होगी, चेक करो। NC2, NC2 देखो कोएफिशिएंट क्या बना, NC2 ए की पावर n-2 और b का स्क्वायर। फिर 3 रखो, चौथी टर्म बन जाएगी, यानी जो रखोगे उसकी अगली टर्म बनेगी। 2 रखोगे तो तीसरी टर्म बनेगी, 3 रखोगे तो चौथी टर्म बनेगी। और ऐसे करते करते लास्ट में खत्म क्या करना है? n पे। तो NCn n n, चेक करो ये लास्ट टर्म बनी कि नहीं बनी? NCn n-n 0 होता है, तो a की पावर 0 यानी एक खत्म, a की पावर 0 यानी 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा, और b की पावर n रह गया। समझ आ रहा है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम तो खत्म हो चुकी है। अब इसमें इस थ्योरम के कंपोनेंट्स देख लो। इस थ्योरम के अंदर ए की पावर हर एक टर्म में डिफरेंस ऑफ एन एन के होगा। इस थ्योरम में ए की पावर हर एक टर्म में डिफरेंस ऑफ एन एंड के होगा, और बी की पावर हर एक टर्म में एग्जैक्टली इक्वल टू के होगा। एग्जैक्टली जो नीचे रखा हुआ है उससे मैच करेगा। कल तक अपन इसको आर बोलते थे, एनसीआर, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में इसको अपन एनसीके से डिनोट कराएंगे, ठीक है। चैप्टर चेंज हो जाता है, टॉपिक चेंज हो जाता है, तो नोटेशन भी चेंज हो जाती है ना। पिछले तक अपन आर रख रहे थे, अभी के रखेंगे। चाहो आपको के नहीं समझ आ रहा तो आप उस थ्योरम को आर से भी पढ़ सकते हो। एनसीआर, ए की पावर n-r, बी की पावर एग्जैक्टली इक्वल टू आर, और आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक ले जाओ, जैसे के की वैल्यू लेके जा रहे हो। ये दोनों ऑब्जर्वेशन क्लियर हैं? ए की पावर हर एक टर्म में एन और के का डिफरेंस, बी की पावर हर एक टर्म में एग्जैक्टली इक्वल टू के। यहाँ तक क्लियर है? अब जाना है आपको, तो जिसको जाना है आप तो हो यहाँ पे, तो 5 से 10 मिनट और लगेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप वीडियो से कवर करना, कल से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो साक्षी, जैसे ए प्लस बी की पावर n थी, जरूरी है क्या? सर ए प्लस बी थोड़ा ना होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल तो ए माइनस बी भी होता है ना। समथिंग प्लस और माइनस समथिंग होता है बाइनोमियल। आपने तो केवल प्लस प्लस वाली बता दी। कल को मान लो x+3 की जगह x-3 का भी तो किसी भी इंडेक्स पे एक्सपेंशन करवा सकता है, ये करवा सकता है ना। तो मैंने इसको डिराइव करने की कोशिश करी, तो मैंने माइनस को लिख दिया प्लस ऑफ माइनस, मैंने माइनस को क्या लिख दिया? प्लस ऑफ माइनस। अब तो ये पिछली बार की तरह समथिंग प्लस समथिंग ही है, उसको समथिंग प्लस समथिंग के हिसाब से एक्सपेंड कर दिया। पर यह है कि जो दूसरी चीज है वो माइनस भी है हर जगह। दूसरी चीज है वो क्या है? माइनस। जैसे पहली टर्म में तो दूसरी टर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, फिर दूसरी टर्म से शुरू होता है इसका अस्तित्व। तो देखो जो जहां जहां मैं बी रख रहा था वहां क्या रख दिया मैंने? माइनस की। बाकी कोई चेंज नहीं। और ऐसे करते करते आखिरी टर्म माइनस बी पे ही खत्म होगी, क्योंकि पहली टर्म से स्टार्ट होता है और खत्म आखिरी टर्म पे होता है। कल तक ये बी था, आज ये माइनस बी। सिंपल सी बात करें तो ए प्लस बी की पावर एन में जहां जहां बी आ रहा था ना, वहां वहां मैं माइनस बी रख दूंगा, ऐसे ही करूंगा। अब इसको सॉल्व करूंगा फिर, तो देखो माइनस बी की पावर 1 क्या होती है? माइनस बी। तो इसमें से माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, लेकिन माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस का प्लस ही कायम है। फिर माइनस बी का क्यूब क्या होता है? माइनस बी अगेन, यानी ऑड पावर आएगी तो माइनस में जाएगा, एंड इवन पावर आएगी तो प्लस में जाएगा। तो अगेन ऑड पावर है, तो फिर इसमें से माइनस बी की पावर क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस बी क्यूब हो जाएगा। तो माइनस प्लस अगेन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एनालाइज हुआ? फिर से कुछ एनालाइज हुआ कि जिस टर्म में माइनस बी की ऑड पावर है उस टर्म का साइन नेगेटिव रखना है, और जिसमें माइनस बी की पावर इवन है उसका साइन पहले की तरफ पॉजिटिव रखना। डन। और एक और पैटर्न एनालाइज हुआ, अगर आपने देखा हो तो, प्लस से स्टार्ट करो, अल्टरनेट चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर जंप करके पहुंचना हो किसी टर्म पे
मैंने कहा 10 का एक्सपेंशन है, आप डायरेक्ट छठी टर्म बताओ। तो छठी टर्म में जो छठी टर्म होगी उसमें बी की पावर भी 6 होगी। नहीं, 1 2 3, छठी टर्म में बी की पावर 5 होगी। देखो जो भी टर्म में हम पहुंच रहे हैं बी की पावर एक कम है। देखो ध्यान से देखो, ये पहली टर्म है तो इसमें बी की पावर है ही नहीं, 0। ये दूसरी टर्म है तो बी की एक पावर, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसे होती है ना, फिर एक एक टर्म बी को मिलती है। तो मैंने कहा सिक्स टर्म पे पहुंचना जरा डायरेक्ट, तो वहां पे बी की पावर 5 होगी। क्या होगी? 5। तो उसका फिर साइन क्या हो जाएगा? बी की पावर 5 क्या है? ऑड नंबर है ना, उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ गए? क्लियर है? यानी कि ये प्लस माइनस का जो साइन है ये बी की पावर से ही तो चल रहा है। बी की पावर अगर ऑड नंबर है तो फिर उस पूरी टर्म का साइन नेगेटिव, और बी की पावर अगर इवन नंबर है तो उस पूरी टर्म का साइन पॉजिटिव। ये सारा पंगा ए माइनस बी के लिए। ए प्लस बी का तो काम खत्म हो चुका है ना। ए प्लस बी तो सारी प्लस 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 ऐसे करते हैं एंड तक प्लस प्लस। ए माइनस बी में क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन ये तो पूरा एक्सपेंड करना पड़ रहा है सर, डायरेक्ट कैसे पहुंचू मैं? तो आप बी की पावर पकड़ो, तो आप जिस भी टर्म पे पहुंचोगे बी की पावर उससे एक कम होगी। फिर अगर कम करने के बाद वो ऑड बनी तो माइनस, और इवन बनी तो प्लस। जैसे मैंने कहा कि कोई एक्सपेंशन है, उसकी 23rd टर्म पे पहुंचो, तो 23rd टर्म में बी की पावर 22 होगी। 22 इवन है कि ऑड? इवन, तो फिर प्लस है माइनस? समझ गया अभी? क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, तो ये फाइनली मेरा ए माइनस बी का एक्सपेंशन भी हो चुका है यहाँ पे प्लस बी के साथ साथ। हाँ, लेकिन मैं इसमें कभी भी आखिरी टर्म की पावर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एन नहीं पता। आखिरी टर्म को तो फिर माइनस, देखो हर एक टर्म में मैंने माइनस बी को तो प्लस बी में कन्वर्ट कर दिया। उसके हिसाब से इधर माइनस प्लस साइन अलॉट कर दी। भाई एक बार अगर मैंने माइनस बी का क्यूब कर दिया, उसके हिसाब से ये माइनस बी लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो अब तो उसको बी क्यूब ही लिखूंगा ना, वापस से माइनस बी का होल क्यूब थोड़ा ना लिखूंगा। उस माइनस को सॉल्व करके यहाँ लिया है ना मैं। तो इधर से इधर की स्टेप में कुछ नहीं हुआ, केवल माइनस बी बी में कन्वर्ट हुआ है। जहां जहां माइनस बी वहां बी में कन्वर्ट हुआ है, जहां जहां माइनस बी है। लेकिन आखिरी टर्म में तो आज भी माइनस बी का माइनस बी ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एन पता नहीं है। समझ गए? यहाँ पे तो आपको पता है ना, बी की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन एन नहीं पता, तो माइनस बी की लास्ट पावर क्या है वो नहीं पता ना। जब यही नहीं पता तो ये कैसे पता लगाओगे? मतलब पीछे से काउंट करते हुए नहीं बता पाओगे, अब आगे से काउंट करके ही बता पाओगे। आपको एन पता होना चाहिए उसके लिए। जैसे आपको पता है कि एन 10 है, 10 टर्म्स है इसमें, तो अब ये एन की ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो इवन, इवन हो जाएगा तो ये प्लस। फिर उससे पिछला वाले में वो 9 होगा, उसकी उसकी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो जब तक आपको एन की वैल्यू नहीं पता ना, इंडेक्स नहीं पता, तब तक आप पीछे से गिन के तो नहीं बता सकते कि इस इन टर्म्स की पावर्स क्या होगी। हाँ, लेकिन अगर आपको एन पता हो या नहीं हो, अब आगे से जरूर बता सकते हो। पहली हमेशा पॉजिटिव होती है, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन लास्ट में अगर मैं इसको एज ए फॉर्मूला लिखूं, एज ए फॉर्मूला लिखूं भाई, इसको फाइनल फॉर्मूला कह दूं मैं, ए माइनस बी की पावर, ए माइनस बी होल टू द पावर एन का अगर इसको फाइनल फॉर्मूला कह दूं, तो बाकी सारी टर्म्स में तो हमने बी 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 रखा है और अल्टरनेट साइन कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन आखिरी टर्म में आज भी मुझे माइनस बी की पावर एन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एन मुझे पता नहीं है। समझ आया ना? अगर एन पता होगा तो सॉल्व होगा ना कि माइनस बी की पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी कि नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? तो ए माइनस बी की होल टू द पावर एन भी क्लियर हो गई, और ए प्लस बी तो पहले ही क्लियर था। डन। अब एक लास्ट केस सुनो। कुछ कुछ क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं, मतलब बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल में से एक कोएफिशिएंट एक वेरिएबल, जैसे ए प्लस बी में तो दोनों वेरिएबल है, एक्स प्लस वाई में दोनों वेरिएबल है। लेकिन ऐसा बाइनोमियल जिसमें एक टर्म वन है फिक्स और दूसरा वेरिएबल, एक टर्म तो वन फिक्स है और दूसरा वेरिएबल, जैसे वन प्लस एक्स, जैसे वन प्लस वाई, जैसे वन प्लस ए, जैसे वन प्लस बी, जैसे वन प्लस क्यू, कुछ भी ले लो, है ना। एक टर्म तो वन फिक्स है और दूसरा कोई भी वेरिएबल है, तो वो स्पेशल केस हो जाता है। उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं? तो पर्टिकुलर केस है जिसमें ए तो ले लो वन, सरल सी बात है, ए तो ले लो वन और बी ले लो एक्स, मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी वन ही होना चाहिए, कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए? वन ही। तो इसमें मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, जहां जहां ए आ रहा था वहां वहां वन रख दूंगा, और जहां जहां बी आ रहा था वहां वहां एक्स रख दूंगा। करूं मैं रिप्लेस? देखना ध्यान से। तो सबसे पहले ए था यहाँ पे, तो वन आ गया। फिर ए और बी दोनों ही थे, ए बी, बी की जगह एक्स,
ए बी की जगह एक्स, ऐसे करते 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 लास्ट में बी पे खत्म हो जाएगा, बी आज की तारीख में एक्स है। इसको सॉल्व किया, सो 1 की पावर एन क्या होती है, 1 ही होती है। सो केवल कोएफिशिएंट रह गया यहाँ पे। फिर आ जाओ, 1 की पावर n-1 क्या होती है, 1 की कोई सी भी पावर लगाओ कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो आप केवल सेकंड टर्म के एक्सपेंशन से चलो। देखो NC0, NC1x, NC2x2, NCnx2, मतलब फर्स्ट टर्म खत्म हो गई, ए वाली बात खत्म हो गई, केवल बी है। और बी की पावर क्या होती है, जो नीचे रखा हुआ रहता है, बी की पावर क्या होती है भाई, आ के, जिसको अपन कह रहे थे के, है ना भाई। ए की पावर तो इनका डिफरेंस होता था, लेकिन ए तो टर्म ही खत्म हो गई, क्योंकि 1 की पावर करनी है, कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। तो ऐसे स्पेशल केस में 1 + x की पावर n इसका स्पेशल केस है, उसमें आप क्या करोगे, केवल x की पावर्स लगाओगे, 1 की पावर्स लगाने की जरूरत नहीं है। और x की पावर क्या लगाओगे, जो नीचे वाली चीज। अब जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 पावर लगाएंगे तो कुछ भी नहीं है वहां पर, यानी पहली टर्म में तो केवल कोएफिशिएंट ही मिलेगा, कोई वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो ये इसका स्पेशल केस याद हुआ, बोलो स्पेशल केस अपने आप बना सकते हो बिना देखे, बोलो 1 + x होल टू द पावर n, बनाना देखें स्पेशल केस, बोलो 1 क्यों, कोएफिशिएंट, पहले कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, बोलो। एनसी 0 से स्टार्ट होती है, NC0, आगे प्लस 0 से बड़ा हो एक 1, और x की पावर वही लगा दो 1, आगे बोलो। यस, यस, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म बोलो। तो ये 1 + x की पावर n का स्पेशल केस आपने बनाया, यानी कल को क्वेश्चन अगर 1 + x की पावर 5 है, तो आप इस शॉर्टकट से कर सकते हो, क्योंकि 1 की पावर बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्पेशल केस यूज करके कर सकते हो। दोनों वेरिएबल हैं तो ओरिजिनल केस है ही सही, दोनों में वेरिएबल्स में से एक 1 आ जाए और एक वेरिएबल फॉर्म में आ जाए, तो आप स्पेशल केस को यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है। और बाय द वे नहीं समझ में आया तो आप ओरिजिनल पे टिके रहो, उसको कन्वर्ट करोगे तो भी वही बनेगा। अभी आप यहाँ पे 1 लगा देते, 1 की पावर 0, 1 की पावर n, सॉरी, फिर 1 की पावर n-1, डिफरेंस होता है ना 1 की पावर, तो n-2, फिर 1 की पावर n-3, और लास्ट में जाते जाते 1 की पावर 0, तो भी वही चीज आती, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही बचती, वो चीज जो पहले मैंने लिखी। डन, क्लियर, कोई डाउट? दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्चुअल वे में खत्म होता है। अगली जो टॉपिक है वो जनरल एंड मिडिल टर्म्स। जनरल एंड मिडिल टर्म्स का सिंपल सा मीनिंग, जैसे एपी सीखी थी अपन ने 10th में, एपी में फिर अपन डायरेक्ट किसी टर्म तक पहुंचने का तरीका सीखे थे, जनरल टर्म याद है, nth टर्म या जनरल टर्म याद है, वैसे ही जनरल एंड मिडिल टर्म है। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में किसी भी टर्म पे पहुंच, जंप करके पहुंचना, जैसे 150 का इंडेक्स है, 151 टर्म्स होंगी, डायरेक्ट जंप करके 76वीं नंबर की टर्म बताओ, डायरेक्ट जंप करके 50वें नंबर की टर्म बताओ, तो वो निकालना अपन नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में है। फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्ट जंप करके नहीं पहुंचाएगा, एक्सपैंड करवाएगा, दैट्स इट। तो इतना काम कल अपन करते हैं, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं कल इसकी, जो आज अपन ने सीखा है। ठीक है, तब तक आज का होमवर्क यही है कि जो भी आप स्क्रॉल करके धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके, बाकी सब भी, नॉट ओनली साक्षी, बाकी सब जितने भी हमारी क्लास में हैं और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक का सारा आपके नोट्स में क्लियरली अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन नोटेड डाउन होना चाहिए आज की तारीख में, तभी कल एक्सरसाइज शुरू करने में मजा आएगा। क्योंकि समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन जब तक आप खुद पेन से नहीं लिखोगे ना सारी चीज, तब तक और अच्छे से समझ नहीं है। तो यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट करो, फर्स्ट एक्सरसाइज करके कल एक्सरसाइज करो, जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।